तो आज हम बात करेंगे MHI 01 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न यह है कि माया सभ्यता में राज्य व्यवस्था और समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका पतन क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। माया सभ्यता आखिर कहाँ थी, किस जगह पर थी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो माया सभ्यता थी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि माया सभ्यता, भूमिका में लिखेंगे कि माया सभ्यता आज के मैक्सिको और मध्य अमेरिका के जंगलों में बसी एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। ठीक है, माया सभ्यता जो थी वो कहाँ थी और कहाँ बसी थी। देखिए, जो मैक्सिको है आज का और जो मध्य अमेरिका के जंगल थे, वहां पे बसी हुई एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। यह कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। मतलब माया सभ्यता का मतलब हो गया कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं है, बल्कि छोटे बड़े शहरों का एक समूह था। मतलब छोटा और बड़ा शहर मिलाकर बनाया हुआ एक सभ्यता थी, जो अपनी शानदार इमारतों, कैलेंडर और पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई, कैलेंडर, इमारतों, जो शानदार इमारत है, उसके लिए ये जाना जाता था। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि इस सभ्यता के राज्य व्यवस्था और समाज पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी भी हम लोग कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बताया है, तो उसी तरह से लिखेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में याद रहे। तो देखिए, राज्य व्यवस्था और समाज, ठीक है, पहले हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें राज्य व्यवस्था और समाज पर टिप्पणी देखेंगे, और इसका पतन कैसे हुआ ये हम थोड़े मतलब बाद में देखेंगे, नीचे वाले पोर्शन में। यहाँ पर ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि सभ्यता का पतन क्यों और कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए, राज्य व्यवस्था और समाज में क्या क्या था। तो राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे था राजा का शासन था। मतलब असली पुरुष, असली पुरुष का मतलब हो गया यहाँ पे राजा का शासन। राजा का शासन क्यों बताया गया है, क्योंकि देखिए, माया शहरों का मालिक हेलेक यूनिक होता था। मतलब वहां पे माया शहर का जो मालिक था उसको हेलेक नाम से बोला जाता था, और वो सबसे अलग होता था, जिसका मतलब है असली पुरुष। हेलेक का मतलब ही हो गया यूनिक, हो गया मतलब सबसे अलग पुरुष, असली पुरुष सबसे अलग रहेगा। यह पद खानदानी था। मतलब यहाँ पर जो राजा है उसका बेटा भी राजा ही बनेगा, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। उसे धरती पर भगवान का रूप माना जाता था। मतलब उस समय में राजा का शासन था, और राजा का शासन में जो राजा था उसी का बेटा राजा बनेगा, और उसको भगवान का दर्जा मिलता था वहां पे। ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता था कि भगवान के द्वारा भेजा हुआ ये एक रूप है, जो कि धरती पर आया हुआ है लोगों पर शासन करने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर था बाताबोब। मतलब बाताबोब जिसे गांव का प्रधान भी कहा जाता था। ठीक है, तो मुख्य राजा के मतलब जो राजा है उससे नीचे छोटे शहरों में बाताबोब होते थे। मतलब राजा तो पूरे साम्राज्य का मालिक है, पूरे सभ्यता का मालिक है, तो यहाँ पे पूरे सभ्यता में छोटे छोटे गांव भी थे। तो छोटे छोटे गांव और शहरों को संभालने के लिए बाताबोब को भी रखे गए थे। तो जो गांव के या फिर शहर के जो प्रधान हुआ करते थे उन्हें बाताबोब कहा जाता था। तो राजा के नीचे थे बाताबोब, जो अक्सर राजा के रिश्तेदार ही होते थे। मतलब कोई बाहरी आदमी नहीं है, बाताबोब भी उस राजा का कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका संबंध है, मतलब उसका रिश्तेदार ही है। तो इनका काम क्या होता था, अपने इलाके में शांति बनाए रखना और झगड़ा निपटाना। मतलब इनका काम था शांति बना कर रखना, झगड़ा अगर किसी से लगे तो उसको सुलझा देना, इनका काम था। किसका काम था, बाताबोब का। अब बाताबोब से नीचे कौन है, बाताबोब से नीचे है नगर परिषद की सलाह भी लेना बहुत जरूरी था। नगर में जो परिषद बनाए गए थे उसका सलाह भी जरूरी है। अब देखो, बाताबोब जो था वो अकेले मनमानी नहीं कर सकते थे, मतलब जो मन में आएगा वो नहीं करेगा। उसके साथ एक नगर परिषद था, होती थी, जो उनके फैसलों पर रोक लगा सकती थी। मतलब बाताबोब के फैसलों पर रोक भी लगाया जा सकता था। किसको पावर दिया गया था बाताबोब के फैसलों पर रोक लगाने के लिए, वो दिया गया था नगर परिषद को। ठीक है, अगर नगर परिषद को बाताबोब की बातें अच्छी नहीं लगती है, उसकी सलाह ठीक नहीं लगती है, ठीक है, तो उसके इन सलाहों पर या फिर इनके फैसले पर रोक लगा सकता था। उसके बाद आता है युद्ध के सेनापति। मतलब नगर परिषद के बाद आता है युद्ध का सेनापति, जैसे जिसे नाकोम कहा जाता था। ठीक है, नाकोम का क्या काम था, तो जब लड़ाई होती थी तो नाकोम नाम का एक सेनापति चुना जाता था, और उसे 3 साल के लिए चुना जाता था। ठीक है, 3 साल के लिए उसे सेनापति बनाया जाता था, और वो पूरा युद्ध का नेतृत्व करता था। मतलब युद्ध का लीडर हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए,
राजस्व और समाज व्यवस्था में क्या आता है, समाज व्यवस्था में पुजारियों का दबदबा भी देखने को मिलता है। होता क्या है कि समाज में पुजारियों की बहुत इज्जत थी। उस समय में समाज में जो पुजारी हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, उनका बहुत इज्जत था। वे ज्योतिष और कैलेंडर के उस्ताद भी थे। मतलब वे लोग ज्योतिष विद्या जानते थे, कैलेंडर देखने में माहिर होते थे। आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर भी गाँव और मतलब गाँव के जो लोग हैं अभी भी ज्योतिष और कैलेंडर वाले मतलब व्यक्ति जो है पुजारी, ठीक है, इन पर विश्वास करते हैं और उनकी बातें मानते भी हैं। तो ज्योतिष विद्या और कैलेंडर को देखने में ये लोग उस्ताद हुआ करते थे। तो वे ही बताते थे कि कब उनको फसल उगानी है, कब फसल बोनी है, कब त्योहार मनाना है। ये सारी चीज़ें वो पुरोहित ही बताते थे। तो वे राजाओं और अमीरों के बच्चों को शिक्षा भी देते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल कैलेंडर देखने का काम करते थे या ज्योतिष विद्या। वे लोग राजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे उनको भी पढ़ाते थे। ठीक है, आगे देखिए, समाज के दो हिस्से। उस समय समाज जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ अमीर वर्ग था, ठीक है, जो अधिकारी था। पुजारी वर्ग भी अमीरों में आता था और वे लोग टैक्स नहीं देते थे। मतलब किसी भी अपने चीजों का कर नहीं देते थे। खजाना मतलब कर देना, कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ आम जनता थी, किसान, मजदूर वर्ग, जिन्हें सारा काम करना पड़ता था और अपने अनाज का एक हिस्सा, 6/1 हिस्सा उन्हें कर भी देना पड़ता था। ठीक है, उससे अगर समाज समाज व्यवस्था की बात करें तो खेती और पानी का जुगाड़ भी आता है। देखिए, माया के जो लोग हैं, माया मतलब माया सभ्यता के जो लोग हैं, वे मक्का, सेम और शकरकंद उगाते थे। मतलब वे लोग खेती करते थे और ये सारी चीजें अपने खेतों में उगाते थे। चूंकि वहाँ चूने वाला जमीन थी, जो जमीन थी वो चूने वाली थी, ठीक है, तो वो पानी सोख लेती थी। इसलिए उन्होंने बारिश की पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे और जलाशय भी बनाकर रखे थे। क्योंकि चूने वाले जगहों पे अगर आप पानी चूना में अगर आप पानी डालोगे तो वो सोख ही लेगा, पानी वहाँ पे सूख जाएगा। इसलिए वो पानी सूख जाता था। इसलिए उन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे और जलाशय बना के रखे थे खेती करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कड़ी मेहनत और टैक्स की बातें। तो देखिए, आम जनता को अपनी फसल का एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। आम जनता जो थी उसका जो फसल होता था उसका एक हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें राजा के महलों और मंदिरों को बनाने के लिए भी मुफ्त में मजदूरी या फिर बेगार भी करनी पड़ती थी। मतलब राजा का ऑर्डर मिला, राजा का आदेश मिला तो उन्हें अपने सारा काम धंधा छोड़कर राजा के महल और मंदिर बनाने के लिए चला जाना था। और वो भी बिना पैसे के, बिना अपने आपके मतलब उससे काम भी करेंगे और राजा से कुछ उसके बदले में आप रोजी भी नहीं ले सकते, अपनी मजदूरी बेगार भी नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब आपको पैसा वैसा नहीं मिलने वाला था उस समय में। उसके बाद आता है कला और व्यापार। देखिए, माया लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते थे, बल्कि वे कमाल की बुनाई, मिट्टी के बर्तन और नक्काशी भी करते थे। मतलब नक्शा बनाते थे, मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। केवल खेती करते थे ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजों के मतलब बहुत सारा काम उन्हें आता था और उसमें वे लोग महारत हासिल करके बैठे थे। वे आपस में और दूसरे शहरों से व्यापार भी खूब करते थे। मतलब आपस में भी व्यापार करते थे और दूसरे शहर से भी बहुत ही अच्छी खासी व्यापार करते थे। ठीक है, अगला है ज्ञान का खजाना। तो उनके पास समय नापने के लिए 3 तरह के कैलेंडर थे। जो माया सभ्यता के लोग थे उनके पास समय को मापने के लिए उन्होंने 3 तरह के कैलेंडर रखे थे। और उनकी अपनी एक अ, चित्र वाली जो भाषा होती है, चित्र वाली जो भाषा लिपि थी, उनकी अपनी लिपि थी, केवल वही लोग समझते थे। मतलब उसमें चित्र बनाकर लिपि लिखी गई थी। तो वे गणित और विज्ञान में अपने समय से बहुत आगे थे। मतलब गणित में और विज्ञान में वे लोग अपने समय से, जिस समय में वे लोग थे उस समय में इन दोनों विषयों में अपने समय से भी बहुत आगे सोच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1, 2, 3, 4 और 5, 6 पॉइंट हम लोगों ने देखा जो कि हमारे यहाँ तक मैं बता दूं, पुजारियों की दबदबा और ये वाला समाज के 2 हिस्से बटे थे। समाज के बारे में है, खेती का पानी का जुगाड़, कड़ी मेहनत, टैक्स और कला, और नीचे जो ज्ञान का खजाना है, ये सभी के सभी हमारे समाज से संबंधित है और ऊपर वाला जो है वो राज्य व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो 2 चीजें 2 में बट गई। अब हम लोग देखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था कि राज्य व्यवस्था और हम लोगों ने समाज के देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसका पतन कैसे और क्यों हुआ। इतना सुंदर सभ्यता जो थी इसका पतन क्यों और कैसे हुआ। तो देखिए, माया सभ्यता का खत्म होना कोई एक दिन की बात नहीं थी। मतलब एक दिन में ये खत्म तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसके पीछे कई पेचीदा भी कारण थे, कई पेचीदा कारण हमें कारण हो सकते थे। ठीक है, इसमें से पहला क्या है, पहला है कि प्राकृतिक आपदा और सूखा।
मतलब ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ जो भयानक सूखा पड़ा होगा, मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि भयानक, क्योंकि चूने वाला माटी था, तो वहाँ पे भयानक सूखा पड़ा होगा, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी बारिश के पानी पर ही टिकी थी। ठीक है, तो पानी खत्म होने से उनकी फसल बर्बाद हो सकती थी, तो फसल बर्बाद हो गई होगी और उनकी सभ्यता जो है पूरी तरह से टूट गई होगी। पहला कारण। दूसरा कारण है बीमारियां और कुपोषण। देखिए, पुरातात्विक खुदाई में मिले कंकालों से मतलब जो खुदाई होता है, ठीक है, उसमें खुदाई करने के बाद जो कंकाल मिले, उससे यह पता चलता है कि लोग कुपोषण मतलब खाने की कमी और मलेरिया जैसी बीमारियों से मर रहे थे उस समय। मतलब लोगों के खाने की बहुत दिक्कतें हो रही थी और मलेरिया जैसी बीमारी से वे लोग मर रहे थे। ठीक है। तीसरा है खेती का बिगड़ना। मतलब आबादी इतनी बढ़ गई थी कि जमीन कम पड़ने लगे, मतलब आबादी बहुत बढ़ गई, लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए, तो जो ज़मीन थी वो कम पड़ गई। इसके लिए किसानों ने जंगलों को काटना शुरू किया, तो जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया होगा और मिट्टी की ताकत जो थी वो कम हो गई होगी। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। किसानों का विद्रोह, अगला कारण क्या है? किसानों का विद्रोह। देखिए, जब पेट खाली हो और ऊपर से राजा और पुजारी नए-नए मंदिर बनवाने के लिए मुफ्त मजदूरी का दबाव डालें, ठीक है? मतलब हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो मंदिर और जो महल बनवाए जाते थे, उसमें होता क्या था कि बिना मज़दूरी के काम करना पड़ता था, जो मज़दूर वर्ग था, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि मतलब मुफ्त में काम नहीं करेंगे, इससे उनको गुस्सा फूटना लाज़मी था। तो भित्ति चित्रों से मतलब जो दीवार में जो चित्र बनाए गए हैं, उससे संकेत मिलते हैं कि भूखे किसानों ने अमीरों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ठीक है? चित्र को देखकर पता लगता है कि जो भूखे किसान थे, उन्होंने अमीरों और पंडितों और पुरोहितों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी थी। मतलब उनसे झगड़ा कर लिया था। ठीक है? अगला है आपसी लड़ाई और बाहरी हमले। मतलब व्यापारिक रास्तों पर कब्जे के लिए शहर आपस में लड़ने लगे। मतलब ये जो व्यापार हुआ करते थे शहर में और दूसरे शहरों से भी, हो सकता है कि उस रास्ते के लिए दोनों में लड़ाई हो गई हो। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मेक्सिको के अन्य व्यापारियों और लड़ाकों ने इस पर कब्जा कर लिया होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ये मतलब उसके कारण हो सकते हैं, पतन कैसे और क्यों हो गए होंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष पे हम लोग यही बोल सकते हैं कि सीधी बात यह है कि निष्कर्ष में कि माया सभ्यता किसी एक कारण से नहीं, बल्कि सूखा, भूखमरी, आपसी लड़ाई और जनता के गुस्से की वजह से ढल गई होगी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के बाद वहां बड़ी इमारतें बननी बंद हो गई और लोग शहरों को छोड़कर भी चले गए। तो आज भी उनके खंडहर उनकी महानता की गवाही देते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है कि माया सभ्यता में राज्य व्यवस्था और समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी और इसका पतन क्यों और कैसे हुआ, इसका बहुत ही सीधा और सपाट भाषा में लिखा गया ये उत्तर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल का प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप लोग बहुत सारी वीडियो को देख सकते हैं एक साथ और अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।